Hello everyone. Today we are going to do the second part of our chapter, the Delhi Sultanate, AD 1206 to AD 1526. Slave Dynasty, AD 1206 to AD 1290. Qutbuddin Aibak, AD 1206 to AD 1210. Qutbuddin Aibak had begun his career as a humble slave of Muhammad Ghori. He rose to power after his master's death in AD 1206. He consolidated his power through matrimonial alliances. Being a slave, he had a difficult time in overcoming the resistance of his nobles and suppressing internal revolts and external invasions. He constructed the post Islamic monuments, the Quwat ul Islam Mosque, one each at Delhi and Ajmer. He also started the construction of the Qutub Minar in memory of the Sufi saint Qutbuddin Bakhtiyar Kaki. It was completed by Iltutmish. He died in AD 1210 during a fall from a horse while playing chaugan polo at Lahore. तो स्लेव डायनेस्टी जो है वी नो कि स्लेव डायनेस्टी इज़ द फर्स्ट डायनेस्टी जिसने दिल्ली सल्तनत को फाउंड किया था, दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश किया था. तो स्लेव डायनेस्टी जो है उसने रूल किया था 1206 से लेकर 1290 तक. और इसके फर्स्ट रूलर जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक. उसने रूल किया था 1206 से लेकर 1210 तक. कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो बेसिकली मोहम्मद गौरी का स्लेव था. और जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई 1206 में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ओवर पावर कर लिया दूसरे गवर्नर्स को और उसने इस्टेब्लिश किया कि अब से वो रूल करेगा. अब रूल करने के लिए उसको पावर की ज़रूरत थी, तो वो पावर उसने कंसोलिडेट किया मैट्रिमोनियल अलायंसेस से. कि उसने किसी राज्य की अगर राजकुमारी से शादी की तो इस तरह से वो राज्य जो है उसको हेल्प करेगा अगर उसको कुछ कॉन्कर करना है तो इस तरह से उसने अपने पावर को एक्सपांड किया, पावर को बढ़ाया और उसने फिर रूल करना स्टार्ट किया. लेकिन क्योंकि वो स्टार्टिंग में एक स्लेव था तो उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा. क्योंकि जो भी नोबल्स थे, जो मिनिस्टर्स थे, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को एज अ रूलर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अभी तक उन्होंने उसको एज अ स्लेव देखा था. तो उनको ये एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था कि एक स्लेव जो है वो उनके ऊपर रूल करेगा. तो नोबल्स की तरफ से काफ़ी रेजिस्टेंस होता था, कई बार इंटरनल रिवॉल्ट्स होते रहते थे. उसके अलावा उसको एक्सटर्नल इन्वेजन्स के साथ भी फाइट करना पड़ता था. तो ओवरऑल उसको काफ़ी फाइट करना पड़ता था अपने आप को रूलर बनाए रखने के लिए. तो ऑल द टाइम ही वॉज बेसिकली फाइटिंग विथ वन और द अदर थिंग. फिर उसने इस्लामिक मोन्यूमेंट्स बनाया एंड ही वॉज द फर्स्ट रूलर जिसने इस्लामिक मोन्यूमेंट बनाए इंडिया में. इस्लामिक मोन्यूमेंट्स के रूप में उसने मॉस्क बनाई थी, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, जो एक उसने दिल्ली में बनवाई थी और एक उसने अजमेर में बनवाई थी. उसके अलावा उसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था. कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन जो है वो उन्होंने एक सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मेमोरी में बनवाया था. और स्टार्ट तो उन्होंने किया लेकिन उनके रूल के टाइम पर वो कुतुब मीनार कंप्लीट नहीं हो पाया. तो कुतुब मीनार को कंप्लीट किया था नेक्स्ट रूलर इल्तुतमिश ने. और कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई 1210 में. वो चौगान खेल रहे थे. चौगान पोलो टाइप का एक गेम होता है जिसको घोड़े पे बैठ के खेला जाता है. और वो जब वो खेल रहे थे तो घोड़े से गिर गए थे और उनकी डेथ हो गई थी. Iltutmish, AD 1211 to AD 1236. Iltutmish was a slave of Qutbuddin Aibak and later became his son-in-law. Sensing the resentment of nobles, he created a group of 40 powerful nobles known as Chalisa or the 40 to help him in suppressing his enemies. Kabacha was the ruler of Multan and occupied parts of Punjab. Tajuddin Yildiz was the ruler of Ghazni and wanted to annex Indian territories. Iltutmish defeated both of them. There were revolts in the Gangetic Valley from Rajput rulers and other governors. Iltutmish defeated them all and firmly established the Turkish rule.
उसके बाद नेक्स्ट रूलर जो था वो था इल्तुतमिश, जिसने रूल किया 1211 से लेकर 1236 तक फॉर ऑलमोस्ट 25 ईयर्स। इल्तुतमिश भी एक स्लेव था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था, लेकिन बाद में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी की थी, तो वो उसका सन इन लॉ बन गया था, उसका दामाद बन गया था। अब जब वो राजा बना तो उसको भी सेम प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। एक स्लेव को नोबल्स और मिनिस्टर्स जो थे वो अपना रूलर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उसको उस रिवॉल्ट से फाइट करने के लिए, उस रिवॉल्ट को ओवरपावर करने के लिए उसने एक 40 लोगों का ग्रुप बनाया, और ये ग्रुप जो था वो 40 पावरफुल नोबल्स का ग्रुप था, जिसको चालीसा या द 40 भी बोला जाता है। तो ये 40 लोगों का ग्रुप जो था वो उसको काफ़ी हेल्प करता था अपने एनिमीज़ को सप्रेस करने के लिए। और दो लोग जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिवॉल्ट किया वो थे कबाचा और तजुद्दीन यल्दौस। कबाचा जो था वो मुल्तान का रूलर था, उसने पंजाब के कुछ पार्ट्स को ऑक्यूपाई किया हुआ था, और ताजुद्दीन यल्दौस जो था वो गजनी का रूलर था, और वो इंडियन टेरिटरीज को हासिल करना चाहता था। तो इन दोनों के ही रिवॉल्ट को उसने फाइट किया और इल्तुतमिश ने दोनों को हराया। उसके अलावा कुछ राजपूत रूलर्स और दूसरे गवर्नर्स थे जो गंगेटिक वैली में रिवॉल्ट कर रहे थे, इल्तुतमिश ने उनको भी हराया, और इस तरह से उसने टर्किश रूल को फॉर्मली इस्टेब्लिश किया इंडिया में। रज़िया सुल्तान AD 1236 to AD 1240। Razia Sultan came to the throne after her father Iltutmish died in AD 1236. Being a woman, she had to face great opposition and rebellion from the nobles. She was very brave. She rode horses and led her army in the battlefield. She was, however, defeated by Altunia, the governor of Sirhind and the leader of the rebels. She later married Altunia to recover the throne. The nobles, however, plotted against her and she was put to death in AD 1240. उसके बाद नेक्स्ट रूलर थी रज़िया सुल्तान, जिन्होंने AD 1236 से लेकर AD 1240 तक रूल किया। रज़िया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी, और जब इल्तुतमिश की डेथ हुई 1236 में, तो रज़िया सुल्तान ने सोचा कि अब उनको रूल करना चाहिए, लेकिन उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि जो नोबल्स थे, मिनिस्टर्स थे, या जो लोग हायर पोजीशंस पे थे, वो एक वुमन को अपना रूलर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उनको ये एक्सेप्टेंस नहीं आ पा रही थी कि एक वुमन जो है वो उनको रूल करेगी। तो टाइम पे सब लोग काफ़ी रिवॉल्ट करते रहते थे। ऑल्दो रज़िया सुल्तान काफ़ी ब्रेव थी, उनको घोड़े चलाना आता था, उनको आर्मी में बैटलफील्ड में अपनी आर्मी को लीड करना आता था। शी न्यू सो मेनी थिंग्स, लेकिन फिर भी कोई उनको एज अ रूलर, एज अ लीडर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तो फिर थोड़े टाइम बाद ये रिवॉल्ट्स चलते रहे और उनको डिफीट किया अल्तुनिया ने, दैट इज़ रज़िया सुल्तान को डिफीट किया अल्तुनिया ने। अल्तुनिया जो था वो सरहिंद का गवर्नर था, और सारे रिबेल्स का, जो लोग रिवॉल्ट कर रहे थे रज़िया सुल्तान के अगेंस्ट, उनका लीडर था। फिर थोड़े टाइम बाद रज़िया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी कर ली। उनका ये प्लान था कि अल्तुनिया से शादी करके उनको वापस थ्रोन मिल जाएगा, राजगद्दी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि जो नोबल्स थे वो उनके अगेंस्ट कुछ प्लॉट क्रिएट करते रहे, कुछ उनके अगेंस्ट प्लॉटिंग करते रहे, साजिश करते रहे, और फाइनली 1240 में उनकी डेथ हो गई। Ghiyasuddin Balban, AD 1265 to AD 1287. After about 6 years of internal strife, Nasiruddin Mahmud, the youngest son of Iltutmish, ascended the throne. He was pleasure-loving, weak, and inexperienced. He left the administration to his advisor Ghiyasuddin Balban. All the powers of the Sultan were now in his hands. For 20 years, he acted like a prime minister. After Nasiruddin's death in AD 1265, Balban occupied the throne. He took many steps to consolidate his position. He also crushed many revolts and ruled with an iron hand. With his stern and bold policy, he created fear and respect in the minds of people. He established peace and order in the country. He also
reorganized the army and posted a strong force in the northwest. The Mongols were creating great trouble there. Balban destroyed the group of 40 which had become very powerful. The nobles stood silently in the court. They had to kneel and touch the ground with their forehead in salutation known as सिजदा. तो उसके बाद नेक्स्ट रूलर जो था वो था घियासुद्दीन बलबल, जिसने रूल किया AD 1265 से लेकर AD 1287 तक. तो रज़िया सुल्तान के बाद बेसिकली जो इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था नसरुद्दीन महमूद, उसको शासन मिला और उसने शासन करना स्टार्ट किया. ही स्टार्टेड टू रूल, लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं था बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन का. वो एक बहुत ही वीक रूलर था और दूसरा वो प्लेजर लविंग रूलर था. तो वो सिर्फ अपने इंटरटेनमेंट और प्लेजर में ही बिजी रहता था. वो एडमिनिस्टर नहीं कर रहा था ठीक से, और एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने दे दी थी घियासुद्दीन बलबन को, जो कि उसका एडवाइज़र था. तो एक सुल्तान की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो सारी पूरी की घियासुद्दीन बलबल ने. तो कहने के लिए रूलर जो है वो नसरुद्दीन महमूद था, लेकिन सारे पावर्स जो थे वो घियासुद्दीन बलबन के हाथ में थे. तो 20 ईयर्स वो एज अ प्राइम मिनिस्टर उसने काम किया घियासुद्दीन बलबन ने. और फिर 1265 में जब नसीरुद्दीन की डेथ हो गई तो बलबन ने थ्रोन ऑक्यूपाई कर लिया. दैट इज़ उसके बाद वो शासन करने लगा. और उसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए, क्योंकि वो भी एक स्लेव था तो उसको भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने फेस की. लेकिन उसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए ताकि कोई उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट नहीं कर पाए. उसके लॉज और पॉलिसीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और काफ़ी रिजिड थे. तो कोई भी अगर उसको डिसरिस्पेक्ट करता है या कोई भी उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करता तो उसके लिए सज़ा जो थी वो बहुत ज़्यादा कड़ी थी. तो इस तरह से लोगों के बीच उसने एक फियर क्रिएट किया. लोग उससे डरने लगे तो वो रिस्पेक्ट भी करने लगे. तो इस तरह से घियासुद्दीन बलबन ने अपना रूल स्टैब्लिश किया. और क्योंकि लोग उससे डरने लगे थे तो ज़्यादा रिवॉल्ट नहीं हो रहा था, तो इस तरह से कंट्री में पीस भी इस्टेब्लिश हुआ. काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल रहने लगा. उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में मंगोल्स जो है वो काफ़ी ट्रबल क्रिएट कर रहे थे, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे बलबन के लिए. तो उसने अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे उसने आर्मी को पोस्ट किया ताकि मंगोल्स जो हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट न कर पाएँ. उसके अलावा जो एक ग्रुप ऑफ 40 जो इल्तुतमिश ने क्रिएट किया था वो भी काफ़ी पावरफुल हो गया था. तो वो लोग उनकी तरफ से भी रिवॉल्ट होने के चांसेस थे. तो बलबन ने उस ग्रुप को भी डिस्ट्रॉय किया, उस ग्रुप को भी तोड़ा. तो अब जो भी नॉबल्स थे वो साइलेंटली आते थे कोर्ट में, साइलेंटली बैठते थे, साइलेंटली खड़े होते थे. और उसने एक और ट्रेडिशन स्टार्ट किया कि जो भी नॉबल्स हैं कोर्ट में या जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको आके सुल्तान का सिजदा करना होता था. सिजदा करना दैट इज़ उनको नील डाउन होना पड़ता था और अपना फॉरहेड ज़मीन पे टच करना पड़ता था, जैसे हम माथा टेकते हैं गुरुद्वारे में. तो इस तरह से उनको सैल्यूटेशन करना पड़ता था, जिसको बोला जाता था सुल्तान का सिजदा करना. तो ये सबके लिए कंपलसरी था. तो अल्टीमेटली सबने बलबन की पावर को एक्सेप्ट किया और सारे लोग रिवॉल्ट नहीं कर रहे थे. सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ अवर चैप्टर द दिल्ली सल्तनत AD 1206 to AD 1526. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below. Also, you can ask us on WhatsApp. The number is there in the description box below. And if you want links to other chapters and other parts of this chapter, you can find those links also in the description box below. Thank you everyone.